नमस्कार सभी मित्रगण, सुधीगण और रचनाकार साथीगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज 4 अप्रैल है और आज ही के दिन वर्ष 1987 को अज्ञे हमसे विदा लेते हैं। उनका भौतिक शरीर हमसे कहीं दूर चला जाता है, मगर उनके लिखे की, उनके सोचे विचारे की इतनी बड़ी दुनिया है और उसके आयाम इतने सघन, इतने विस्तृत हैं कि वे बार बार लौटते हैं। इस तरह से लौटते हैं जैसे कि वे कहीं गए ही ना हों। इस तरह से लौटते हैं कि जैसे उनका हर बार लौटना कुछ अधिक घनीभूत होकर लौटना है। आज हम लोग उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हैं और इस एकाग्र की अज्ञे पर चल रहे इस एकाग्र की अंतिम कड़ी में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यह भी एक क्या संयोग रहा, किस तरह का एक उपक्रम रहा, सभी लोगों के सहयोग से, सभी वक्ताओं की ओर से, सभी श्रोताओं और दर्शकों की ओर से, कि हम लोग उनकी जन्मतिथि 7 मार्च से लेकर आज उनकी पुण्यतिथि 4 अप्रैल तक यह एकाग्र लगातार कर पाए। अलग अलग पक्षों पर चर्चा हुई, उनकी रचनाओं का पाठ भी हुआ। यह इस एकाग्र की 31वीं कड़ी है और इसमें हम लोग अशोक वाजपेयी जी का वक्तव्य सुनेंगे। अशोक वाजपेयी जी हम सभी के प्रिय लेखक, संपादक और संस्कृति कर्मी किस तरह से अज्ञे के साथ जुड़े रहे हैं और बाद में जो दूरियां भी आईं वह सब भी हम जानते हैं, मगर एक रचनात्मक सक्रियता की बात करें तो एक सर्जक दूसरे सर्जक को किस तरह से देखता है, किस तरह से उस पर विचार करता है और फिर वे दूरियां कोई मायने नहीं रखती और ये दो लोग, ये दो सर्जक, अलग अलग पीढ़ियों के सर्जक कैसे पुनः उसी सद्भाव के साथ मिलते हैं और उसी उल्लास में फिर दोनों एक होते हैं, साथ में कार्यक्रम होता है। इन सब की एक झलक हम देख सकते हैं। मगर आप सब लोग यह जानते हैं कि अशोक वाजपेयी जी संस्मरणों को सुनाने से बचते हैं। वे इस कड़ी में भी अज्ञे के योगदान पर बात करते हैं, उनके साहित्यिक अवदान पर बात करते हैं। वे किस तरह से अग्रगामी सोच के रहे, लगातार कई कई क्षेत्रों में कई अभिनव प्रयोग किए, कई लोगों को साथ लेकर चले, इन सब पर बात करते हैं। ऐसे में अशोक जी का वक्तव्य खास हो जाता है कि वे अज्ञे के योगदान को हिंदी समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए
किस रूप में रेखांकित करते हैं। हम सभी के लिए इसे सुनना मुझे लगता है कि एक जरूरी काम है और एक सजग दृष्टि को समझने जैसा है कि एक स्वयं बड़ा लेखक, बड़ा आयोजक, बड़ा संस्कृति कर्मी अपने पूर्वज को, अपने अग्रज को किस रूप में देखता है। मगर मित्रों, उनके वक्तव्य से पूर्व मैं चाहता हूं कि यज्ञ की यह एक छोटी सी कविता, वसीयत, यहां पर रखता चलूं, इसका पाठ करता चलूं। वसीयत। मेरी छाती पर हवाएं लिख जाती हैं महीन रेखाओं में अपनी वसीयत, और फिर हवाओं के झोंके ही वसीयतनामा उड़ाकर कहीं और ले जाते हैं। बहकी हवाओं, बहकी हवाओं, वसीयत करने से पहले हलफ उठाना पड़ता है कि वसीयत करने वाले के होश हवास दुरुस्त हैं, और तुम्हें इसके लिए गवाह कौन मिलेगा मेरे ही सिवा। क्या मेरी गवाही तुम्हारी वसीयत से ज्यादा टिकाऊ होगी। एक बेहद अर्थपूर्ण और बहुस्तरीय अर्थ छवियों को वहन करती हुई यह कविता। और मित्रों, अब हम लोग आज की इस कड़ी में और इस सुदीर्घ एकाग्र की अंतिम कड़ी में, 31वीं कड़ी में अशोक वाजपेयी जी को सुनते हैं, और उन्हें हम जब भी सुनते हैं कहीं न कहीं उनके वक्तव्य के प्रभाव नमस्कार। की मुरीद हो जाते हैं। आज अज्ञेय की पुण्यतिथि है। स्वागत। मैं याद करता हूं 35 वर्ष पहले इसी दिन मैं बंबई से भागकर उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने आया था। अज्ञेय से मेरा परिचय शुरू हुआ जब मेरी आयु कुल 17 बरस की हुई थी। 10 वर्ष तक तो ठीक, करीब 10 वर्ष ठीक रहा, और फिर एक निबंध में मैंने उन पर प्रहार किया और उससे उनके साथ संबंध बिगड़ गए, जो लगभग 18 वर्ष बिगड़े रहे। उनके जीवन के बिल्कुल अंतिम चरण में संभवतः 17-18 सप्ताह ही वो संबंध फिर से सम्यक हो पाए। पर मैं उनसे अपने संबंध या उनके संस्मरण आपको नहीं सुनाने जा रहा हूं। मैं बात करना चाहता हूं उनकी अग्रगामिता की और उनके उपलब्धि की। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, हालांकि संदेह करने वाले तो हमेशा होंगे, तब भी थे और आज भी हैं। फिर भी व्यापक रूप से अब ये मान्य है कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता का जो दौर शुरू हुआ छायावादोत्तर कविता के बाद, उसके स्थपति अज्ञेय थे। वो एक नायक साहित्यकार थे।
वैसे तो उन्होंने जिस भी विधा में लिखा उस विधा में श्रेष्ठता अर्जित की, और ऐसा हिंदी का कोई और लेखक नहीं है जिसने इतनी सारी विधाओं में श्रेष्ठता अर्जित की हो। कविता में वो एक श्रेष्ठ कवि के रूप में सुप्रतिष्ठित है। उपन्यास में वो हिंदी के सबसे बड़े उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। उनका शेखर एक जीवनी अगर हिंदी के 5 सबसे बड़े उपन्यास गिने जाए तो उनमें से एक होगा। उन्होंने कहानी में नई शुरुआत की, और ऐसा कहानी संचयन मिलना मुश्किल है आधुनिक कहानी का जिसमें आगे की कोई कहानी न हो। उन्होंने आलोचना में भी मूर्धन्यता प्राप्त की, और कई नए अगर काव्य सिद्धांत और कविता को समझने की, साहित्य को समझने की नई दृष्टियां प्रतिपादित की। उन्होंने चिंतन में बहुत शिखर स्तर का चिंतन किया। संपादन के वो एक प्रतिमान बने। नया प्रतीक, नया प्रतीक, अंग्रेजी में पत्रिका वाक, हिंदी में नवभारत टाइम्स के बाद दिनमान और एवरीमेंस वीकली। उन्होंने यात्रा वृत्तांत ऐसे लिखे जो शायद ही किसी ने लिखे हो, और उन्होंने अनेक स्तरधर्मी आयोजन किए। ये भी सही है कि वो अपने समय में सबसे विवादास्पद लेखक थे। उनको लेकर बहुत सारी गलतफहमियां, अफवाहें, उनके चुप रहने को अहंकार का इजहार मानने की खबरें बहुत फैलती थी, और उन पर तरह तरह से आक्रमण होते रहते थे। पर उन्होंने कभी अपनी राह छोड़ी नहीं और कोई समझौता भी नहीं किया, बल्कि हिंदी साहित्य के स्वाभिमान का तो वो एक प्रतिमान ही बन गए, एक प्रतीक पुरुष ही बने। उन्होंने राज्य के साथ, सरकार के साथ, व्यवस्था के साथ आमतौर पर कोई समझौता नहीं किया। वो किसी झुके नहीं। उन्होंने अगर अपनी बात नहीं मानी गई, उनकी बात नहीं मानी गई, तो उन्होंने अपना रास्ता अलग तय किया। और हम लोगों को आश्चर्य होता था कि उस समय हिंदी के छोटे छोटे शहरों में भी जो लेखक हैं उनसे उनके संपर्क थे। ऐसा किसी और हिंदी लेखक ने इतना व्यापक लेखक संपर्क विकसित किया हो, मुझे नहीं लगता। अनेक युवा लेखकों को अपने समय में अज्ञे ने ही पहली बार पहचाना और प्रस्तुत किया। हम सब जानते हैं उन्होंने 4 सप्तक संपादित किए, इसमें कम से कम पहले 3 सप्तक महत्वपूर्ण थे, और उनमें उस समय के सबसे महत्वपूर्ण कवि शामिल हुए। वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी रुचि और अपनी दृष्टि से अलग कवियों को भी अपने सप्तकों में शामिल करता है। सप्तक हिंदी कविता की बहुलता के सबसे बड़े ऐतिहासिक दस्तावेज है।
और इससे भी आगे जाकर विजय देवनारायण शाही, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि तो उन्हीं की खोजें थी। और कम से कम रघुवीर सहाय और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के पहले कविता संग्रह, अजित कुमार का तो पहला नहीं था, लेकिन संचयन अज्ञे जी ने ही भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित की। और तो अज्ञे की जो उपस्थिति है अपने समय में, और वो समय बीत जाने के बाद हमारे समय में बहुत ही सशक्त, अनिवार्य और प्रेरक है। अज्ञे जी ने 4 सप्तक संपादित किए, तो एक बार मैंने कोशिश की कि उनके 7 आग्रह में चुनूं, तो एक आग्रह सप्तक बनाऊं अज्ञे का। अज्ञे ने किसी भी और लेखक के मुकाबले स्वाधीनता के मूल्य को अपने चिंतन, अपने व्यवहार और अपने सृजन सभी में एक केंद्रीय मूल्य बनाया। इसका कारण शायद ये भी रहा होगा कि वो स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए थे और जेल गए थे, और उसी जेल में और ये बहुत युवा थे उस समय, जेल में उन्होंने शेखर एक जीवनी उपन्यास लिखा था। उनका दूसरा आग्रह है व्यक्तित्व की खोज। ये आग्रह व्यक्ति की गरिमा को अज्ञे ने बहुत महत्व दिया। वो स्वाधीनता को, व्यक्ति की स्वाधीनता और समाज की स्वाधीनता दोनों मानते थे, पर अगर व्यक्तित्व विकसित नहीं है तो स्वाधीनता का विशेष अर्थ नहीं रह जाता। उनका तीसरा आग्रह था लोक, प्रकृति और समाज के गतिशील संबंध। वो साहित्य को सिर्फ समाज संबोधित नहीं मानते थे, उसके अलावा लोक संबोधित भी मानते थे। यानी जो समाज से इतर व्यापक लोक है, जिसमें पशु पक्षी, प्रकृति इत्यादि हैं, वो तो हिंदी के 2 अर्थों, एक अर्थ में तो सबसे अंतिम प्रकृति कवि है। उसके बाद हिंदी कविता में प्रकृति धीरे धीरे कम होती गई है। हम ज्यादा ही संसार ग्रस्त हो गए हैं, प्रकृति से दूर चले गए हैं कविता में। अज्ञे अंतिम प्रकृति, बड़े प्रकृति कवि थे। उनका चौथा आग्रह आत्मबोध और आत्मदान पर था। अज्ञे ने इस पर बार बार जोर दिया है कि लेखक के रूप में और व्यक्ति के रूप में आत्मबोध और आत्मदान दोनों जरूरी है। मम और ममेतर के द्वंद्वात्मक संबंध का भी उनका आग्रह था। वो अकेले आत्म को अपने आप में पर्याप्त या पूर्ण नहीं मानते थे। आत्म को आत्मेतर से संबंध बनाकर ही अपनी पूर्णता या सार्थकता अर्जित करनी होती है। भाषा और उसके प्रति जिम्मेदारी भी उनका एक बड़ा आग्रह था। साफ सुथरी भाषा, बिना किसी तरह के धुंध के स्पष्ट भाषा पर उनका आग्रह था, और परंपरा और आधुनिकता के संबंध का भी उनका आग्रह था।
आप में से कुछ लोगों को शायद ये याद हो या पता हो कि एक ज़माने में अज्ञे को परंपरा द्रोही माना जाता था शुरू में, और उन्हीं अज्ञे को बाद में परंपरा भक्त माना जाने लगा था। ये नहीं कि अज्ञे का इसको अज्ञे के विकास के रूप में देख सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय भक्तों ने माना कि वो एक ज़माने में तो परंपरा के विरोधी थे, बाद में वो परंपरा के भक्त हो गए। बात इतनी सीधी और सरल नहीं थी। अज्ञे ने जब परंपरा से अलग रास्ता अपने लिए चुना और दूसरों के ऐसे रास्ता चुनने की सलाह भी दी, तब भी उनका परंपरा बोध शिथिल नहीं था, लेकिन उस समय आग्रह परंपरा से विपथगामी होने का था, और ये विपथगामिता स्वयं परंपरा का अंग बनती जाती है। परंपराएं सीधे सीधे नहीं विकसित होती या जीवित रहती हैं, वो उनमें जो विपथगामिता होती है, जो मोड़ आते हैं, जो बदलाव आते हैं, वही परंपरा को जीवित रखते हैं। मैं अब दूसरे चरण में उनकी कुछ कविताएं आपको सुनाना चाहता हूं। एक तो इसलिए भी कि बजाय कविता के बारे में ज्यादा बकबक करने के, कविता सुनना ही अधिक सुकर होता है, और शायद वो कवि के बारे में अधिक प्रीतिकर ढंग से आपको बताती है। कविता है सम्राज्ञी का नैवेद्य दान। जापान में अज्ञे जी कुछ महीने रहे थे। वहाँ एक नारा का मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, जहाँ ये एक लोक कथा या तंत्र कथा थी कि वहाँ की सम्राज्ञी जब वहाँ पूजा करने गई उस मंदिर में, तो खाली हाथ गई। तो उस पर एक कविता है ये, और मुझे याद आता है कि बचपन में मैं सागर था और हमारे मोहल्ले में बुंदेलखंडी बोलने वाली गरीब औरतें जो थीं, वो देवी के मंदिर में जाती थीं, तो कहती थीं कि गाती थीं कि देवी मैया, हम तुम्हारे लिए फूल नहीं लाए क्योंकि वो तो भौरों के जूठे थे, और जल नहीं लाए क्योंकि वो तो मछलियों का जूठा था। ये अपनी विपन्नता को एक मोहक औचित्य देने का प्रयत्न था। कुछ इस तरह का कि याद आती है इस कविता को पढ़ते हुए। तो इससे ये भी बात निकलती है कि ये एक आधुनिक कवि का एक पारंपरिक अभिप्राय को लेकर कुछ करने का कौशल है। हे महाबुद्ध, मैं मंदिर में आई हूँ बीते हाथ, फूल मैं ला न सकी, औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता। जो मुझे सुनाती जीवन के विभल सुक्षण का गीत, खोलती रूप जगत के द्वार, जहाँ तेरी करुणा बुनती रहती है भव के सपनों, क्षण के आनंदों के रहस्य सूत्र अविराम। उस भोली मुग्धा को कपटी डाली से विलगा न सकी। जो कली खिलेगी जहां खिली, जो फूल जहां है, जो भी सुख जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रात अस्पृष्ट अनाविल हे महाबुद्ध अर्पित करती हूँ तुझे। वहीं वहीं प्रत्येक भरे प्याला जीवन का, वहीं वहीं नैवेद्य चढ़ा अपने सुंदर आनंद निमिष का, तेरा हो हे विगतागत के वर्तमान के पद्मकोश, हे महाबुद्ध। ये कविता 1957 में लिखी गई है, यानी इसको लिखे हुए सोचिए कितने बरस हो गए। अज्ञे की प्रसिद्ध लंबी कविता है, उनकी सबसे लंबी कविता है असाध्य वीणा। उसमें ध्वनियों का और छवियों का जो
समुच्चय उन्होंने विन्यस्त किया है वो हिंदी में तो अप्रतिम है ही। और उसको उसमें फिर इसी परंपरा का एक दूसरा पक्ष है। यहाँ भी एक चीनी दंत कथा के आधार पर ये कविता लिखी गई है। हाँ, मुझे स्मरण है, बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौंके खग साहब की चूंक, शिलाओं को दुलराते वन झरने के दुत लहरीले जल का कल निनाद, कोहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गड़रियों की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फुल सुगनी की आतुर फुरकन, आंसू बूंद की ढरकन, इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई, भरे शरद के ताल, लहरियों की सरसर ध्वनि, कूंजों का क्रोंकार, कौंद लंबी टिटिभ की, पंख युक्त सायक सी हंस बलाका, चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की जहां तहां टकराहट, जल प्रपात का प्लुर स्वर, एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति में संस्कृति की साए साए। ये ध्वनियों का जो अद्भुत खेल है वो अज्ञे ही कर सकते थे। उनकी यूं तो प्रसिद्ध कविता है नाच, जिसमें सब लोग देखते हैं नाच और कोई नहीं देखता, जो नाच को संभव बनाने वाली वस्तुएं हैं। पर उनकी दूसरी एक और कविता है, मैंने पूछा क्या कर रही हो, पर इसके बारे में मैंने एक निबंध में इसका उपयोग किया था, तो उसका एक अंश पढ़ देता हूं। और उसमें भी आप देखें कि जो कवि की दृष्टि है और अपनी असमर्थता को पहचानने की जो क्षमता है वो असाधारण है। नाच कविता यूं तो नट की ओर से लिखी गई है, पर उसे स्पष्ट ही कवि वक्तव्य की तरह पढ़ा जा सकता है। उसमें पाठक या रसिक या दर्शक पूरी सच्चाई नहीं देखते, वे सिर्फ उसका प्रतिफल देखते हैं, और यह किन तनावों और जोखिम से संभव होता है इसका उन्हें ख्याल ही नहीं रहता। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। जाहिर है ये अधूरा देखना है, ये उस बहुत कुछ को नजरअंदाज करना है जो उसे संभव बनाता है, जो हमारे ध्यान में आता है। इस ओर स्पष्ट ही इशारा है कि हम अपने अधूरे देखने को लेकर संतुष्ट रहते हैं, जबकि वो अधूरा है और बहुत कुछ को न देखना या देख पाना है। ये हमारी तथाकथित रसिकता का प्रश्नांकन भी है। उसमें यह इसरार शामिल है कि कविता तो यथासंभव पूरा देखती है, पर पूरा दिखा नहीं पाती, मानो रचना के केंद्र में ही ये विफलता शमी हुई है। मैंने पूछा क्या कर रही हो, एक तरह से कवि के भी पूरा न देख समझ पाने की कविता है। उसमें भोजन पका रही एक स्त्री कहती है, देख तो रहे हो, छीलती हूं, नमक छिड़कती हूं, मसलती हूं, निचोड़ती हूं, कोड़ती हूं, कसती हूं, फोड़ती हूं, फेंटती हूं, महीन बिनारती हूं, मसालों से संवारती हूं, देगची में पलटती हूं, बना कुछ नहीं रही, बनता जो है यही सही है, अपने आप बनता है। और आगे कहती है, मैं कुछ भी नहीं करती, मैं काम सलटाती हूँ, मैं जो परोसूंगी, जिसके आगे परोसूंगी, उन्हें क्या पता है कि मैंने अपने साथ
क्या किया है। नाच के अनुषंग में पढ़ें तो ये कविता वे सारी क्रियाएं बता रही है जो पकाने या रचने में की जाती, लेकिन एक भारी पेंदे मगर छोटे मुंह की देगची में सब कुछ छोंक रही हूं एक अद्भुत रूपक बन जाता है। शास्त्रीय रूप से निर्धारित रस की उत्पत्ति अनेक तत्व और क्रियाएं मिलकर करते हैं, पर वहां भी और आज भी कवि का अपने को अपने बनाए हुए में झोंकना और भावुकों का उसको न देख या महसूस कर पाना एक ऐसी ट्रेजेडी है जो बराबर होती रहती है। अपनी सारी संभावनाओं और प्रभाव के बावजूद रचना मानो अभिशप्त है कि वो अंततः रचनाकार की अधूरी अभिव्यक्ति ही हो सकती है। उसमें कवि का जो झुका हुआ है वह उद्गम से ही न पहचानने के लिए भाग्य नियत है। यह भी एक तरह की पराजय है, पर शायद इसके लिए कवि को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पर इस पराजय में शायद कुछ आभा, कुछ गरिमा भी है। अज्ञे इस अर्थ में पराजय के गरिमा के भी कवि रहे। अपनी पराजय मान सकना इतना सरल या आसान नहीं है, बल्कि अज्ञे के बारे में सोचते हुए कई बार मुझे उनकी अपनी चीनी चाय पीते हुए कविता याद आती है। चाय पीते हुए मैं अपने पिता के बारे में सोच रहा हूं। आपने कभी चाय पीते हुए पिता के बारे में सोचा है? अच्छी बात नहीं है पिताओं के बारे में सोचना, अपनी कलई खुल जाती है। हम कुछ दूसरे हो सकते थे, पर सोच की कठिनाई ये है कि दिखा देता है कि हम कुछ दूसरे हुए होते तो पिता के अधिक निकट हुए होते, अधिक उन जैसे हुए होते। कितनी दूर जाना होता है पिता से पिता जैसा होने के लिए। पिता भी सवेरे चाय पीते थे, क्या वो भी पिता के बारे में सोचते थे, निकट या दूर? स्वयं अज्ञे के बारे में क्या यही सच नहीं है कि हम कुछ लोग जिनको उनके दिए गए उत्तराधिकार का विशेष या तो भान नहीं है, या जो उसको झुठलाना चाहते हैं, वो इसी विडंबना के पात्र नहीं है। उनकी एक और कविता का एक अंश है, इसीलिए तो जिनका इतिहास होता है उनके देवता हंसते हुए नहीं होते, कैसे हंस सकते? और जिनके देवता हंसते हुए होते हैं उनका इतिहास नहीं होता, कैसे हो सकता? इसी बात को लेकर मुझे आज हंसना चाहिए। अब ये एक वैचारिक प्रत्यय भी है, पर एक अद्भुत बात इसमें कही जा रही है कि इतिहास और देवता यानी मिथक, इनके बीच जो संबंध है, आजकल तो देवताओं के नाम पर भयानक अत्याचार, लिंचिंग, हत्याएं, बलात्कार इत्यादि हो रहे हैं, जैसे कि हमारे देवता हंस नहीं सकते। ये हिंदू धर्म की एक नई विकृत विद्रूप भरी व्याख्या लोक जीवन में फैला दी गई है, और हम भूल रहे हैं कि देवता हंसते हैं हमारी मूर्खताओं पर भी, और कभी कभी अपनी मूर्खताओं पर भी। अज्ञे ने कुछ अद्भुत छोटी कविताएं लिखी। देखिए, निचले हर शिखर पर देवल, ऊपर निराकार
तुम केवल। छोटे से छोटे प्रसंग को, छवि को आंकना, ये कवि कर्म का एक बहुत बड़ा कारना जादू होता है, और वो अज्ञे के यहाँ बहुत है, जैसा कि शमशेर के यहाँ भी है, औरों के यहाँ भी है। मैंने अज्ञे के चिंतन में भी अग्रणी होने की बात की। अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले हिंदी में मौलिक चिंतन करने वाले लोग साहित्य में बहुत कम हुए। अज्ञे उनमें से एक है। जैसे कि मैं समझता हूँ कि गजानन माधव मुक्तिबोध भी दूसरे हैं। अज्ञे कुछ मौलिक प्रश्नों पर विचार करते हैं, जैसे सृष्टि कैसे हुई, पर्यावरण कैसे बना, समाज कैसे बना, मैं इसमें कहाँ हूँ, कौन हूँ। ऐसे प्रश्नों पर विचार करना जो कि ऊपर से तो बहुत ही दार्शनिक किस्म के प्रश्न रखते हैं, लेकिन इन दार्शनिक प्रश्नों का को कवि या साहित्यकार छोड़ नहीं सकते। उसी में जिसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन एक बहुत पते की बात कही है। कवि को कभी कभी एक अनौपचारिक विधायक के रूप में देखा गया है। विधायक के रूप में उसकी नियुक्ति या चुनाव कभी नहीं होता और वह उसे स्वीकार भी नहीं होता, लेकिन वह एक वैकल्पिक विधायक बना ही रहता है। इसलिए नहीं कि वह कभी कोई विधान प्रस्तुत करता है, वरन इसलिए कि वह निरंतर उन आधारभूत सत्यों और संकल्पनाओं को सामने लाता रहता है जिनसे विधान उद्भूत होते हैं। कवि का प्रयोजन न तो केवल विज्ञान द्वारा प्रतिष्ठापित तथ्यों से होता है, न केवल पुराण में संपुंजित कथाओं, विश्वासों अथवा अभिप्रायों से। कवि के लिए वे पद्धतियां भी प्रयोजनीय हैं जिनसे विज्ञान और पुराण सृष्टि को समझने की ओर अग्रसर होते हैं। एक का आग्रह प्रत्यक्ष सृष्टि पर है, दूसरे का परोक्ष सत्ता पर। कवि वह दृष्टि चाहता है जो इन दोनों को एक इकाई में जोड़ सके। अब ये लगातार कवि की चिंतनशीलता, उसकी वैचारिक अवस्थिति को आगे लोकेट करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने इस पर भी विचार किया। ये सवाल तब भी उठता था और आज भी उठता ही है कि साहित्य से क्या बदलता है। कुछ बदलता भी है। मैंने जो कुछ कहा है उसमें बराबर यह प्रतिज्ञा निहित रही है कि साहित्य से भी बदलाव आता है, लेकिन साथ ही यह प्रश्न बराबर बना रहा है कि यह बदलाव किस क्षेत्र में आता है, कहाँ तक नियोजित हो सकता है और कहाँ पूर्वानुमेय से परे चला जाता है। अब इतने विवेचन के बाद मैं सिद्धांत अथवा स्थापना के रूप में यह बात कह सकता हूं कि सर्जनात्मक साहित्य के द्वारा आने वाले परिवर्तन संवेदन के परिवर्तन होते हैं, व्यवस्था के नहीं। व्यवस्थाओं में अंतर्निहित मूल्य दृष्टि के भी नहीं, बल्कि मूल्य दृष्टि की आधार भित्ति के परिवर्तन। यह आधार भित्ति मानव की सर्जनात्मक प्रतिभा है, इसलिए वो बराबर पूर्वानुमेयता की सीमा से परे जाती रहती है। साहित्य समाज को और संस्कृति को बदलता है तो इसलिए कि वह नए और अपूर्व कल्पित जीवन का उन्मेष और आविष्कार भी है। यह नहीं कि वह यथार्थ को या वास्तविकता को कहीं नकारता या अनदेखा करता है। यही कि सर्जना कर्म के दौरान बदल गए हो, कि सर्जना कर्म के दौरान वे बदल गए होते हैं। तो
यथार्थ को बनाने, उसको नियोजित करने, उसको रचने की प्रतिभा के यहाँ उनका स्वीकार है, परिवर्तन का स्वीकार है, लेकिन वो उस परिवर्तन की क्या प्रकृति है, उसकी क्या सीमा है, इसका भी इजहार है, एहतराम है। उनके चिंतन का एक संचयन है अंतरा, जिसमें उन्होंने कहा कि हर भाषा की अपनी एक गंध होती है। अगर धूप के धुएं से गंधयुक्त भाषा मेरी साध्य नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मुझे बाजार की चरमरी या नाली की सड़ी गंधों में गंधाती भाषा की खोज है, या कि उसके प्रति मेरी स्वीकृति भी है। खुली हवा की भी एक गंध होती है, देहाती हवा की सोंधी या वनखंडी से आते हुए झोंके की तीखी महक। और मैं नहीं मानूंगा कि शहर में केवल सीलन और घुटन ही होती है, जिससे केवल बहुत दिनों की दबी हुई सीलन से गंधाती हुई भाषा ही शहरी यथार्थवाद की भाषा हो सकती है। शहर में भी लकड़ी चिरती है, चीड़ देवदार की लकड़ी, जिसकी ताजा चिराई से पेड़ की अस्थि मज्जा भी दिख जाती है और गंध से वातावरण मंज जाता है। ताजा चिरी हुई लकड़ी की गंध, जिसमें मिले ऐसी भाषा। तो भाषा को लेकर उनका आग्रह है, लेकिन वो आग्रह एक खुली हुई भाषा को लेकर है, और उसको व्यर्थ ही प्रदूषित करने की जो चेष्टा है, जो बहुत चलती रहती है, उसका वो निषेध करते हैं। आप सोचते हैं कि समाज एक मुर्गी है जो यथार्थ का अंडा देती है। वो अंडा आप खाते हैं और इसलिए आप मानते हैं कि वो मुर्गी आपकी है। यथार्थ पहाड़ सा भी गिरता है, ज्वार सा भी उमड़ता है, सूर्योदय सा भी फूटता है, और रात के घने कोहरे सा दुर्भेद्य भी रह जाता है। यथार्थ में डूबे बिना यथार्थ नहीं है। अगर आप उसके बाहर हैं और उसे ऑब्जेक्टिवली पूरा देख रहे हैं, तो यथार्थ वो कहाँ है? जैसा मैंने कहा, स्वाधीनता उनका एक बड़ा आग्रह था, और उसको लेकर वो बराबर सोचते रहते थे। अब ये अंश देखिए, ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र तो हो सकते हैं जिनमें व्यक्ति स्वातंत्र का नकार है, पर ऐसे स्वतंत्र समाज नहीं हो सकते जिनमें व्यक्ति स्वातंत्र एक अपरिहार्य मूल्य नहीं है, और इसलिए वहां सच्चा समाजवाद भी नहीं हो सकता। आप याद रखें, समाजवाद की जो परिणति हुई सोवियत संघ और दूसरे देशों में, उसको याद करते हुए आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। कोई दार्शनिक या तार्किक पद्धति समाज या राष्ट्र की स्वतंत्रता को एक चरम मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित नहीं कर सकती अगर वह व्यक्ति स्वातंत्र के अपहरण का अनुमोदन करती। आप व्यक्ति की आजादी छीन लें, और उस आजादी, हमारे यहाँ इसके प्रयत्न इस समय बहुत गंभीरता से और बहुत सुनियोजित ढंग से, बहुत षड्यंत्र पूर्वक किए जा रहे हैं, और हमारी निजता पर भी इस समय भयानक खतरा है। और उस संदर्भ में आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अग्गे ने बार बार जिस व्यक्ति स्वातंत्र की बात की है, वो समाज के उपेक्षा करके, अवहेलना करके, या समाज से अलगाव पर जोर देकर नहीं की है, जबकि उनके बारे में ये भ्रम लगातार फैलाया गया। मैं समझता हूं कि अज्ञेय को और उनकी व्याप्ति को समझने के लिए हमको
कुछ ये भी सोचना चाहिए कि उनकी जो अग्रगामिता थी, उस अग्रगामिता ने स्वयं उनके कृतित्व में क्या किया और उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा। वो लोग भी जो अज्ञे से असहमत रहते आए हैं, और वो लोग भी जो पहले असहमत थे और बाद में उन्हें अज्ञे में कुछ तत्व नजर आया, और वो लोग जो अज्ञे को पहले से भी मानते थे और आज तक मानते हैं, इन सभी लोगों में एक बात पर तो मतैक्य होगा ही कि अज्ञे के बिना पिछले लगभग 70 वर्षों के हिंदी साहित्य पर सार्थक चर्चा नहीं हो सकती। वो एक अनिवार्य उपस्थिति है। उस उपस्थिति से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस उपस्थिति को नकार नहीं सकते और उससे आंखें भी नहीं मूंद सकते। अज्ञे एक जिम्मेदार, आत्मविश्वास से भरे लेखक का रूप है, संस्करण है। और जैसा मैंने कहा, उनकी अग्रगामिता और उनकी लगभग हर विषय, हर विधा में उत्कृष्टता उनको अद्वितीय बनाती है। उन जैसा कोई लेखक हिंदी में नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हैं अपने अपने क्षेत्र, प्रेमचंद हैं, उपन्यास और कहानी और संपादन में श्रेष्ठ हैं, लेकिन कविता, आलोचना, चिंतन, यात्रा वृत्तांत में, संपादन में, इसमें उनकी कोई गति नहीं है। निराला श्रेष्ठ कवि हैं, उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं और दूसरी चीजें भी की हैं, पर आलोचना में या के संपादन में उनकी कोई गति नहीं है। तो ये हमारे बड़े नाम हैं। इन बड़े नामों को याद करते हुए अगर आप देखें तो जैसा मैंने शुरू में कहा, ऐसी कोई विधा ही नहीं है जिसमें अज्ञे ने लिखा हो और जिसमें एक तो यही अग्रगामिता थी कि उन्होंने इतनी विधाओं में लिखा। ज्यादातर लेखक 2-3 विधाओं में लिखते हैं, अज्ञे ने इतनी विधाओं में लिखा, इतने काम किए, इतने आयोजन किए, इतना संपादन किया। ये सब उस अग्रगामिता और उत्कृष्टता के संबंध को लगातार पुष्ट और समृद्ध करते रहे। मुझे याद है बचपन में, मैं जब छोटा था तो हम लोग अपने स्कूल जाते थे, तो एक बड़ा घास का मैदान आता था और हम उसमें भागकर उसको पार करते थे। कई बार ये संदेह होता था कहीं इसमें सांप आप न हो। 14 बरस की उम्र में जब मेरे अध्यापक लक्ष्मीधर आचार्य ने मुझे उपनयन के अवसर पर हरी घास पर क्षण भर अज्ञे के कविता संग्रह की एक प्रति दी और मैंने वो कविता पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि ये जो हरी घास जिसको मैं रोज दिन में कम से कम 2 बार पार करता हूं, वो कविता में हो सकती। हरी घास का इस तरह कविता में आ जाना मेरे लिए एक अद्भुत आश्चर्य से भर जाना था। मैं समझता हूं बड़ा कवि यही करता है, आपको होने पर, रचने पर, लिखने पर, सोचने पर विवश कर अद्भुत आश्चर्य से भर देता है। शुक्रिया अशोक वाजपेयी जी, इस बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए और अज्ञे की अग्रगामिता पर इस तरह से सुचिंतित रूप में बातचीत करने के लिए। उनका साहित्यिक अवदान किस तरह का रहा, विभिन्न विधाओं में जो कुछ उन्होंने लिखा
वह किस तरह से स्वयं में मापदंड बन जाते हैं, यह सब हमने अभी अशोक जी के इस वक्तव्य में सुना। और ऐसी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर इशारा किया कि एक लेखक, एक जातीय स्वाभिमान से भरा हुआ लेखक कैसे अपनी राह बनाता है और कैसे अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी के रचनाशीलों को साथ लेकर चलता है और एक से बढ़कर एक संयोजन करता है। वह संयोजन चाहे गोष्ठियों के रूप में हो, सांस्कृतिक साहित्यिक यात्राओं के रूप में हो, शिविरों के रूप में हो, या तार सप्तक जैसे महत्वपूर्ण प्रकाशन आकल्पनाओं के रूप में हो, हर जगह अज्ञेय की अग्रगामिता हमें प्रभावित करती है और कहीं न कहीं हमें भी यह बल देती है कि इस दिशा में कुछ सार्थक किया जाए, सभी को लेकर यथासंभव चला जाए। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम के लिए अशोक वाजपेयी जी की ओर से हमें कुछ चित्र भी मिले। उन चित्रों को भी देखना आवश्यक है क्योंकि वे खास अवसर पर लिए गए चित्र हैं और यह अवसर एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है जो भारत भवन में अशोक वाजपेयी जी की ओर से संपन्न किया जाता है। यह वही वर्ष 1987 है जिसमें अज्ञेय और तमाम अन्य भारतीय भाषाओं के लोग शिरकत करते हैं और यह वही वर्ष 1987 है जब अज्ञेय इस कार्यक्रम में शामिल होने के कुछ एक समय बाद हमसे बिछोड़ भी जाते हैं। तो अपने जाने से पूर्व अज्ञेय की यह सक्रियता तमाम भारतीय भाषाओं के लेखकों के साथ जुगलबंदी कितनी महत्वपूर्ण है, हम इसे भी इन चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत भवन में यह कार्यक्रम भारतीय भाषाओं साहित्य के कवियों के पाठ का यह कार्यक्रम कवि भारती के नाम से हुआ था और जो आज के हमारे वक्ता अशोक वाजपेयी जी की ओर से संभव हो पाया था। ये कुछ चित्र हैं जो हम देख रहे हैं, ये सभी चित्र उसी अवसर के हैं, भारत भवन भोपाल के उसी कार्यक्रम के दौरान लिए गए चित्र। एक लेखक अंत अंत तक कैसे स्वयं को सक्रिय रखता है, स्वयं को लोगों के साथ जोड़ता चलता है, अंत अंत तक अपनी रचनात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है और कुछ न कुछ लिखने के लिए, कुछ न कुछ रचने के लिए सोचता रहता है, समाज को हरदम कुछ देना चाहता है। एक बड़ा सर्जक समाज से जितना कुछ लेता है उससे कई कई गुना अधिक समाज को लौटाता है। अज्ञेय एक ऐसे ही सर्जक रहे, एक ऐसे ही व्यक्तित्व रहे और हमें कहीं ना कहीं एक संतोष का भी अनुभव हो रहा है कि हम लोग, आप सभी लोगों के सहयोग से
इस कार्यक्रम को, इस एकाग्र को, इस श्रृंखला को इतनी दूर तक ला सके। यज्ञ की जन्मतिथि 7 मार्च से लेकर उनकी पुण्यतिथि आज 4 अप्रैल तक हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं और बार बार उनके लिखे में, उनके विचारे में लौटते हैं। और कई कई पीढ़ियां ऐसी हैं जो उनके लेखन को पसंद करती हैं। एक बेहतरीन लेखक, एक संभावनापूर्ण लेखन, एक समय से आगे बढ़ा हुआ लेखन कुछ ऐसा ही होता है जिसकी जो प्रासंगिकता है कभी खत्म नहीं होती। किसी न किसी रूप में वह आगे लोगों को कुछ विचार करने के लिए प्रेरित कर रही होती है। इस एकाग्र में जो लोग हमसे जुड़े, जिन लोगों के हमने यहाँ वक्तव्य सुने, जिनके संवाद सुने, जिनके संस्मरण सुने, जिनके द्वारा यज्ञ की रचनाओं के पाठ सुने, मैं उनके नाम ले लूं। शुरुआत से यज्ञ एकाग्र में बीज वक्तव्य रमेश चंद्र शाह जी का रहा। उसके बाद की कड़ियों में आनंद कुमार सिंह जी, प्रयाग शुक्ल जी, विनोद भारद्वाज जी, मदन सोनी जी, नंदकिशोर आचार्य जी, त्रिलोकदीप जी, उषा किरण खान जी उपस्थित हुई। ज्योत्सना मिलन जी द्वारा यज्ञ पर लिखा गया संस्मरण, जिसका पाठ उनकी दूसरी बेटी और फिल्मकार, रचनाकार राजुला शाह जी ने किया। और उसके बाद की कड़ियों में मृदुला गर्ग जी, रीता रानी पालीवाल जी, राम गोपाल बजाज जी, बिंदु भट्ट जी, नासिरा शर्मा जी, शिनकाफ निजाम जी, सुरेश ऋतुपर्ण जी, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, राम कुमार तिवारी जी, हरीश त्रिवेदी जी, रंजना अरगड़े जी, राजेश जोशी जी, शंपा शाह जी, हेमा सिंह जी, ए अरविंदाक्षन जी, पवन माथुर जी, अंजू ढड्ढा मिश्र जी, श्याम सुंदर दुबे जी, रोहिणी अग्रवाल जी, पंकज बोस जी, ओम थानवी जी जुड़े। और आज इस स्मृति दिवस पर हमारे साथ 2 वक्ता जुड़े, मानस मुकुल दास जी और इस कड़ी में, इस 31वीं और अंतिम कड़ी में अशोक वाजपेयी जी। और मित्रों, यह एकाग्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो भी मित्रगण इस कार्यक्रम से जुड़े, एक के बाद एक कड़ियों में हमारे साथ बने रहे, अपनी राय देते रहे, अपने प्रश्न पूछते रहे, अपनी टिप्पणियां हमें भेजते रहे, उन सभी मित्रों का हार्दिक आभार और अभिनंदन कि आपने इस सुदीर्घ एकाग्र को इस तरह से पसंद किया। और जाते जाते यज्ञ की ही एक कविता को यहां रखकर आप लोगों के साथ साझा करते हुए इस कड़ी को विराम दूंगा और इस एकाग्र को भी। यज्ञ की कविता, तुम मत बोलना, तुम मत बोलना, मालती की गंध बोलेगी, मालती की गंध बोलेगी, तुम अभी मत बोलना,
कह गया है जो पपीहा, कह गया है जो पपीहा, उस व्यथा की परत तुम मत खोलना। सुनो, सुनो जो वही तो यह उमगता है, सुनो जो वही तो यह उमगता है। नहीं कहते, कह ना पाते, वहीं भीतर सुलगता है। कसमसाती उमस यह, तुम भी इसी में उमड़ता अनल रस घोलना। उठेगी उसमें लहर फिर, तुम उसी पर दोलना। मत बोलना, मत बोलना। आप सभी मित्रों का एक बार पुनः धन्यवाद और यज्ञ की स्मृतियों को नमन। शुभ रात्रि।